वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे और उन लोगों के बारे में जिनको ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज हमने अपने स्टूडियो में इसी हवाले से एक मरीज़ को भी बुलाया है जिनका नाम है एहतशाम साहब। आइए उनसे मिलते हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का अमल उन पर हो चुका है और जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ और उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, एहतशाम साहब के पास हम गए थे इनके घर और इनके साथ हमने एक छोटी सी इनकी आप बीती जो है रिकॉर्ड की है, वो हम आपको डॉक्टर साहब दिखाना चाहते हैं। एहतशाम रज़ा मेरा नाम है और एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक जॉब कर रहा था ग्रेजुएशन करने के बाद, बीकॉम करने के बाद। तो 4-5 साल मुझे हो गए थे, तो वर्कलोड बहुत होता था वहाँ पे। एज एन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मेरा काम था। तो ऑडिट के दिनों में जब सर में दर्द रहने लगा तो मैं पेन किलर्स वगैरह लेने लगा कि शायद काम के दबाव की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तकरीबन ये बात है 2005 की। 2005 से 2007 तक मुस्तकिल मुझे सर दर्द का मसला रहा और मैं इसको सिर्फ सर दर्द ही के तौर पे ट्रीट करता रहा और पेन किलर्स खाता रहा। 2007 में जब ये शिद्दत इख्तियार कर गया बहुत, तो एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना हार्ट स्पेशलिस्ट को, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को अच्छी तरह से दिखा दीजिए। तो टब्बा हार्ट में मैं गया, डॉक्टर बशीर हनीफ ने मेरा थॉरो चेकअप किया, बहुत सारे टेस्ट लिखे। तो हार्ट की तरफ से तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, लेकिन डॉक्टर सुंबुल नासिर जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ रेफ़र कर दिया। और जब डॉक्टर सुंबुल नासिर ने अपने टेस्ट करवाए रिलेटेड टू किडनी, तो मैं उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने बैठ के जब मुझे बताया तो वो कहने लगी कि आपके पास टाइम एज़ फार एज़ किडनी फंक्शन इज़ कंसर्न बहुत कम रह गया है और बहुत जल्द अगर आपने इसको इलाज नहीं शुरू करवाया तो आप डायलिसिस की टेबल पे होंगे। तो डायलिसिस का उस वक्त सिर्फ नाम सुना हुआ था। बहुत खौफ महसूस हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। एकदम कोई दर्द नहीं, गुर्दों में इधर उधर साइड्स पे कोई दर्द नहीं होता था, सिर्फ सर में दर्द रहता था और कनपट्टी से, गुद्दी से आगे ऊपर की तरफ आता था। तो बहरहाल, और उन्होंने मुझे साथ साथ ये वार्न भी किया था कि अगर तुम किसी हकीमों या होम्योपैथिक के चक्कर में पड़ गए तो तुम सिर्फ डायलिसिस पे आ जाओगे बहुत जल्दी, और इसमें सिर्फ नेफ्रोलॉजी जो है वो इलाज वो लोग नहीं कर सकते हैं और ये सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स, मतलब कोई नेफ्रोलॉजिस्ट प्योर डॉक्टर जो होगा वो कर सकता है। लेकिन मैं बहुत घबरा गया था, तो फिर इस्तिखारा वगैरह और पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें कर आके बहरहाल मैंने नेफ्रोलॉजी उनसे, डॉक्टर सुंबुल नासिर से ही इलाज करवाना शुरू किया। तो उसका जो इलाज था वो बहुत तकलीफ देता। खुद जो दवाएं मुझे दी जाती थी वो इतनी हैवी होती थी कि मेरा मुंह जैसे मेरा इस वक्त है उससे दुगने साइज़ का हो गया था। मेरे पैर बहुत भारी मोटे मोटे हो गए थे, वर्म हो गया था, मैं चप्पल जूता पहन नहीं सकता था और मेरे मैदे की हालत थी कि मुझे कोई चीज़ हज़म नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं हो गया था, तो घबरा के मैंने वो इलाज छोड़ दिया। कराची के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कराची में शायद, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, या शायद मैं गलत हूँ, लेकिन कराची वाले ये किडनी डोनेशन में या इस किस्म की दूसरे ट्रांसप्लांट में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, या वो लोग भागते हैं इस चीज़ से, उसको करना नहीं चाहते। जबकि इंटीरियर पंजाब, बलूचिस्तान, इनफैक्ट अफ़गानिस्तान से मरीज़ आए हुए और बांग्लादेश से मरीज़ आए हुए मैंने वहाँ पे देखे हैं जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन शायद कराची वाले इस चीज़ से घबराते हैं और वो कोशिश करते हैं कि डायलिसिस पे ज़िंदगी गुजारें। डायलिसिस एक अमल तो है जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन फिर वो रेंग ही सकती है, चल नहीं सकती है। वो एक हमारी ज़िंदगी एक मोबाइल की तरह हो जाती है कि जिसको हर 2-3 दिन बाद चार्ज की ज़रूरत पड़ती है और उस मशीन से जाके लगना होता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके भाई हैं, आपकी बहन है और कोई आप खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, आपकी किडनीज़ फेल हो गए हैं, तो आप फौरी तौर पे ट्रांसप्लांट करवाएं और SIUT से ट्रांसप्लांट करवाएं। क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फ्री में कर रहे हैं, वो इमदादी इदारा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, कुछ सिर्फ इस वजह से नहीं, इस वजह से कि वो स्टेट ऑफ आर्ट एक बेहतरीन इदारा है, हर किस्म की सहूलत वहाँ पे मौजूद है और यकीनन वहाँ जाके आपको महसूस होगा कि आप बेहतर हाथों में आ गए हैं और यकीनन अब सेहत आपको मिल जाएगी। ट्रांसप्लांट से पहले तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा मैं हो गया था, गुस्सा मुझे बहुत आने लगा था, हर बात बुरी ही लगती थी। और दूसरे एक बहुत सख्त अमल ये होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब अगर वीक में 2 दफ़ा करवाना है तो आपको हर तीसरे दिन आपको हॉस्पिटल जाना है। 4 घंटे डायलिसिस होगा, 4 घंटे आप डायलिसिस टेबल पे लेटे हुए होंगे और आपका डायलिसिस होगा 4 घंटे। मैं हालांकि 18 महीने मेरा डायलिसिस हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे वो 4 घंटे बोलते हुए ऐसा महसूस होता है कि वाकई एक बहुत मुश्किल अमल है कि 4 घंटे आदमी एक डायलिसिस टेबल पर लेटा हुआ है, उसके एक हाथ में फिस्टुला से डायलिसिस हो रहा है और वो TV तक रहा है बस।
तो यकीनन ये बहुत मुश्किल अमल है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए। अगर आपके साथ कोई अटेंडेंट मौजूद है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल अमल है। जब मेरा किडनी ये फेलियर का डिस्क्लोज़ हुआ था बैक इन 2007, उसी दिन मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने, मेरी वालदा ने ये कहा था कि तुम किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है, तुम परेशान मत हो। बहुत परेशान था मैं, लेकिन वो लोगों ने कहा कि नहीं किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। मुझसे जो बड़े भाई हैं, सारे मेरे सबसे सारे भाई मुझसे बड़े हैं, सब ने कहा किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे अमल करता था। मैंने सुना हुआ था कि जो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो जो एक भाई पहले घर में एक मरीज़ होता है, उसके बाद 2 मरीज़ हो जाते हैं, तो ये सुना हुआ था। अब मैं इसके लिए तैयार नहीं था। तो 2007 से 2009 तक का जो पीरियड मैंने बीमारी का, फिर डायलिसिस का गुजारा है, वो समझ लें कि अपनी हठधर्मी की वजह से गुजारा है, वरना मेरे घर वाले फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे तैयार थे कि इसका ट्रांसप्लांट कराया जाए। फिर उसके बाद जब आखिर के दिनों में मैं बिल्कुल कोलैप्स होने लगा, तो फिर घर वालों ने मतलब फिर मोटिवेशन, मेरे जो भाई जिन्होंने मुझे किडनी दिया है, उसके अलावा मेरे उनसे बड़े भाई और सारे भाई, उन्होंने मुझे बैकअप किया कि कुछ नहीं होता है। उन्होंने मुझे SIOT ले जाके लोगों को दिखाया, मिलवाया मुझे कि देखो ये डोनर बैठे हुए हैं, ये रिसिपेंट बैठे हुए हैं, किसी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, माशाल्लाह सब सैड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि ये किया जा सकता है और इंशाल्लाह बेहतर होगा इसका रिज़ल्ट। और फिर वही हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल हो रहे हैं अब मुझे ट्रांसप्लांट को, बहुत अच्छी ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ। और मेरा पैगाम इस कैमरे के तवज्जुह से यही है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता इस बीमारी में मुब्तला होते हैं और डॉक्टर आपसे ही कह देता कि आपने का किडनी फेल हो गया है और डायलिसिस आपका इलाज है, तो डायलिसिस से बहुत बेहतर है कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ। आपके भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी माँ, जो भी वॉट एवर आपको किडनी डोनेट कर सकता है, तो आप जाएं किडनी डोनेट। SIOT के हवाले से आप SIOT वालों से जाके मिलें, डॉक्टर से जाके मिलें, वो खुद आपको हाथों हाथ लेंगे और आपको इस तरह गाइड करेंगे कि आपको ये सारा अमल बहुत आसान लगने लगेगा। और ये वाकई जितना बताने में आसान है, इतना ही आसान है। जब एक दफ़ा आप उनके लाइन ऑफ एक्शन में आ जाते हैं, उनकी चेन में आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई इशू नहीं रहता और सब कुछ उनकी मर्ज़ी से और इस प्लान के तरीके से होता चला जाता है और बहुत आसानी से ये ट्रांसप्लांट का अमल भी गुजर जाता है। उसके बाद आप रूटीन में आके उनकी OPDs का चेकअप, ये वो सब कुछ उसी तरह होता रहेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, खुदा न खास्ता अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला होता है, तो बजाय वो एक इलाज के चक्कर में, अगर फेलियर डिस्क्लोज़ होता है, मैं इलाज से मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर फेलियर डिस्क्लोज़ होता है तो डायलिसिस करवाने से बहुत बेहतर है कि आप ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएँ और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एहतशाम साहब की स्टोरी देखी, कैसी लगी आपको? बहुत मुश्किल स्टोरी थी और आई थिंक जो आदमी गुजरता है उन मरहलों से, उसी से सही पिक्चर पता लगती है किस हालात से गुजरे। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे एहतशाम साहब से, लेकिन नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा। मैं एहतशाम साहब से मज़ीद जानेंगे कि उन्हें अब कैसा महसूस होता है अपने इस इलाज के बाद।